हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर शंकर चारण एक और लेक्चर के साथ। दैट इज़ अबाउट द फोटो रिस्पायरेशन। देखिए, ये जो लेक्चर है इसको समझने से पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, उसको थोड़ा सा समझते हैं एंड देन विल बी गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ द फोटो रिस्पायरेशन। क्या होता है फोटो रिस्पायरेशन? सो हम डिफाइन करने जा रहे हैं इसको कि हम डिफाइन करें इट इज़ ऑक्सीडेशन। It is oxidation of sugar. It is oxidation of sugar in chloroplast. It is oxidation of sugar in chloroplast during daytime. ठीक है, समझिएगा, ड्यूरिंग डे टाइम। डे टाइम का मतलब होता है सूरज की रोशनी में, और सूरज की रोशनी मतलब के फोटो, ऐसे ना। सो इट इज ऑक्सीडेशन ऑफ शुगर इन क्लोरोप्लास्ट ड्यूरिंग डे टाइम में विदाउट प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। समझिएगा कॉन्सेप्ट, विदाउट प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे आप शुगर को ऑक्सीडाइज करेंगे लेकिन विदाउट प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, आपको एनर्जी नहीं मिलेगा। देखिए, आप जब भी शुगर को ऑक्सीडाइज करेंगे ना, ग्लूकोज को, तो आपको एटीपी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी एटीपी की फॉर्मेशन नहीं होगी। दिन टाइम में ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रोसेस होगा, नाम है फोटो रिस्पायरेशन। देखें, मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे समझाऊंगा। देखिए, हमारे पास एक होती है एरोबिक रिस्पायरेशन। आपने नाम सुना होगा एरोबिक रिस्पायरेशन। नाम क्या सुना है? मैंने आपको पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ाया है एरोबिक रिस्पायरेशन का, ठीक है। एक होती है एरोबिक रिस्पायरेशन। अभी आप यहाँ पे कहेंगे कि सर एरोबिक रिस्पायरेशन और फोटो रिस्पायरेशन में क्या फ़र्क है? समझाता हूँ भाई। देखिए, एरोबिक रिस्पायरेशन में आपने क्या किया, आपने 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 लिया ग्लूकोज, और ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज होता है एक शुगर, ऐसे ना। ग्लूकोज टाइप ऑफ शुगर। ग्लूकोज को तोड़ने के लिए आपने ऑक्सीजन यूज़ किया, ठीक है। इस ऑक्सीजन ने ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर दिया इनटू 6 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 वाटर मॉलिक्यूल, और साथ में क्या बन रहे थे? 36 एटीपी बन रहे थे। मतलब कि एरोबिक रिस्पायरेशन में लास्ट में एनर्जी बन रहा था। यही कॉन्सेप्ट ना। आपने एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या है? ऑक्सीजन क्या हुआ? ऑक्सीजन, आप कहेंगे सर ऑक्सीजन यूज हुआ, और रिलीज क्या हुआ? आप कहेंगे सर रिलीज यहाँ पे हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप इसको एरोबिक रिस्पायरेशन कह रहे हैं, ऐसे ना। अच्छा, फोटो रिस्पायरेशन क्या है? देखिए, अभी एरोबिक रिस्पायरेशन की तरह ही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई क्या है फोटो रिस्पायरेशन, तो अभी समझने की कोशिश करिएगा। लाइक एरोबिक रिस्पायरेशन, फोटो रिस्पायरेशन भी ऐसे ही है, सिमिलर वे में, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस। यहाँ पे भी शुगर की बात करते हैं हम, ठीक है, लेकिन यहाँ पे शुगर को ऑक्सीडाइज किया जा रहा है। शुगर यहाँ पे ब्रेक डाउन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि ऑक्सीजन यहाँ पे अगेन यूज होगा, और शुगर जो होगी दैट विल बी प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड। शुगर में से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, लेकिन लास्ट में नो एनर्जी, कोई भी एनर्जी की प्रोडक्शन नहीं होगी। तो कहने का मतलब यहाँ पे भी ऑक्सीजन क्या होगा? यहाँ पे ऑक्सीजन यूज होगा, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। तो आप कहेंगे सर ये तो प्रोसेस रिस्पायरेशन के जैसे दिख रहा है। तो अगर आपको ये रिस्पायरेशन की तरह दिख रहा है, तो इसी वजह से इसको कहा जाता है फोटो रिस्पायरेशन, मतलब कि लाइट की मौजूदगी में होने वाला रिस्पायरेशन जैसा प्रोसेस। लेकिन यहाँ पे एनर्जी नहीं बनती, लेकिन रिस्पायरेशन में आपको एनर्जी मिलेगा। अच्छा, ये जो शुगर होता है जो यूज हो रहा है यहाँ पे, वो शुगर का नाम होता है राइबोलोस बिसफॉस्फेट। ये क्या? ये पेंटोस शुगर है ना, राइबोलोस बिसफॉस्फेट। तो यहाँ पे राइबोलोस बिसफॉस्फेट यूज होता है, जो कि फिर आगे जाके टूट जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, लेकिन एनर्जी नहीं बनेगा। तो इसी वजह से इसको कहा जाता है फोटो रिस्पायरेशन, क्योंकि ये दिन के वक्त होता है प्रोसेस। आई गेस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा होगा। देखें, आपने एक एंजाइम का नाम सुना होगा, दैट एंजाइम इज रुबिस्को। कहीं पे सुना है रुबिस्को का नाम? थोड़ा सा ज़हन पे जोर दीजिए। रुबिस्को आपने कहीं पे सुना है? तो आप कहेंगे कि सर रुबिस्को हमने सुना था जब डार्क रिएक्शन पढ़ रहे थे फोटोसिंथेसिस का। जी बिल्कुल, वहाँ पे पढ़ा था हमने रुबिस्को। तो वहाँ पे क्या कर रहा था ये भी पता होना चाहिए आपको। तो आप कहेंगे सर वहाँ पे रुबिस्को का काम यही था कि ये फिक्स कर रहा था कार्बन डाइऑक्साइड को। एटमॉस्फेरिक जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको ये रुबिस्को फिक्स करता है राइबोलोस बिसफॉस्फेट के साथ, यही ना। यहाँ पे इसका क्या रोल है फोटो रिस्पायरेशन में, मैं आपको बताता हूँ। रुबिस्को का फुल फॉर्म होता है आर से, देखिए याद रखिएगा, राइबुलोस। इसका फुल फॉर्म होता है राइबुलोस, ठीक है, राइबुलोस बिस फॉस्फेट। दिस इज अ फुल फॉर्म आई एम गोइंग टू टेल यू, राइबुलोस बिस फॉस्फेट, ठीक है। कार्ब ऑक्सीलेस, राइबुलोस बिस फॉस्फेट कार्ब ऑक्सीलेस ऑक्सीजिनेस, यही ना। वहाँ पे भी मैंने आपको ये बताया था इसका फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म फॉर द रुबिस्को विल बी राइबुलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजिनेस। मतलब अगर रुबिस्को के पास कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा, और अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ये ऑक्सीजन को फिक्स करेगा।
ऐसे ना। सपोज मैं आपको ये कहूँ कि लीव्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये रुबिस्को क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और राइबोलोज बिस फॉस्फेट को आपस में कर देगा फिक्स, ऐसे ना। और अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो यही रुबिस्को क्या करेगा, ऑक्सीजन को राइबोलोज बिस फॉस्फेट को फिक्स कर देगा। यही काम है रुबिस्को का। रुबिस्को अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन लीफ में ज़्यादा है, सपोज मैं आपको ये कहूँ कि भाई ये हमारे पास लीफ है सपोज, ठीक है, ये काला लीफ तो नहीं होता लेकिन ये बन गया भाई मेरे पास, ये मार्कर हाथ में यही है, ये ग्रीन लीफ होता है। और अगर लीफ के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लेस है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन मोर है, तो क्या क्या होगा, रुबिस्को किसके साथ किसको जोड़ेगा, तो रुबिस्को कौन सा काम करेगा, कार्बोक्सिलेशन वाला काम करेगा, ठीक है, कार्बोक्सिलेशन वाला काम करेगा ये रुबिस्को, कार्बन डाइऑक्साइड को ये मिला देगा राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ। और आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड को जब राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ मिलाएगा तो कंपाउंड बनेगा एक स्टेबल कंपाउंड 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, ये ना फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, इसी वजह से इसको C3 साइकिल कहा जाता है, ऐसे ना। लेकिन सपोज ऐसा हो जाए कि लीफ के अंदर एक प्रोसेस उल्टा हो जाए कि लीफ के अंदर ऑक्सीजन जो है वो मोर हो जाए और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लेस हो जाए सपोज, तो फिर अभी जो रुबिस्को होगा वो ऑक्सीजन को मिलाना शुरू कर देगा, समझिएगा कॉन्सेप्ट को। अभी रुबिस्को क्या करेगा, ऑक्सीजन को मिलाना शुरू कर देगा किसके साथ, राइबोलोज के साथ। अभी ऑक्सीजन और राइबोलोज बिसफॉस्फेट आपस में अटैच हो जाएंगे और जैसे ही अटैच हो जाएंगे तो ये बनाएंगे 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड और प्लस में एक और कंपाउंड बनेगा ग्लाइकोलेट, ठीक है। इस समझने की कोशिश करें। आप कहेंगे सर ये तो कॉन्सेप्ट ही चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब रुबिस्को के पास एबिलिटी होती है या तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी फिक्स कर सकता है या तो वो ऑक्सीजन को फिक्स कर सकता है, ये डिपेंड करता है कि किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अच्छा, तो यहाँ से ये पता चला कि रुबिस्को के पास दोनों एबिलिटीज़ होती है, मतलब कि रुबिस्को की जो एक्टिव साइट होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को ज़्यादा देखेगा तो उसके साथ राइबोलोज बिसफॉस्फेट को जोड़ देगा और अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो उसके साथ जोड़ देगा। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जोड़ेगा तो C3 साइकिल होगा और अगर इसके साथ जोड़ेगा तो एक वेस्टफुल प्रोसेस होगा जिसे आप नाम देंगे दैट इज टर्म्ड एज दी फोटो रीस्पायरेशन। ये सारी चीज़ें मिला के मैं आपको समझाता हूँ क्यों होता है फोटो रीस्पायरेशन और ये वाला प्रोसेस क्यों है, और ये जो मोर कार्बन डाइऑक्साइड मोर ऑक्सीजन हो गई है लीफ के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड लेस हो गई है, ये मैकेनिज्म कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, अभी इसको समझने की कोशिश करें। देखें, जब ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है, सपोज़ अगर मैं आपको बताऊं एक लीफ, ठीक है, ये है प्लांट का लीफ, ठीक है, और आपको पता है जो प्लांट का लीफ होता है ये प्लांट के लीफ के अंदर आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर मिलते हैं जिन्हें कहा जाता है स्टोमेटा। सपोज़ यहाँ पे ये 3-4 मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ आपको, दीज आर स्टोमेटा, सही है ना। और यही स्टोमेटा होते हैं जो कि जब ओपन होते हैं तो इस स्टोमेटा में से एक प्रोसेस होता है कि स्टोमेटा में से जो ऑक्सीजन है वो बाहर जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लीव्स में आती है। इसी स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग की वजह से ये प्रोसेस होता है, ऐसे ही कुछ यही है कॉन्सेप्ट। लेकिन सपोज टेम्परेचर हाई हो गया, सपोज टेम्परेचर हो गया हाई, इस जगह पे जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर जो इस जगह पे है वो टेम्परेचर हो गया अबव 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर टेम्परेचर 40 से ज़्यादा हो गया तो 40 से ज़्यादा हो गया टेम्परेचर तो इस स्टोमेटा में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मटा सटा नहीं होती, यहाँ से वाटर भी रिमूव होता है। कॉन्सेप्ट देखिएगा, यहाँ से ट्रांसपायरेशन होती है। स्टोमेटा से जो वाटर रिमूव हो रहा है वेपर की फॉर्म में, इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसपायरेशन। क्या कहा जाता है, ट्रांसपायरेशन। रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द स्टोमेटा इज टर्म्ड एज ट्रांसपायरेशन। वेपर की फॉर्म में जो मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा पानी लॉस होगा, ज़्यादा पानी लॉस होगा तो प्लांट के लिए एक खतरनाक कंडीशन आ गई। तो प्लांट क्या करता है, अपने आप को बचाने के लिए, अपने वाटर को बचाने के लिए अपने स्टोमेटा को क्या कर देता है, प्लांट क्लोज कर देता है, स्टोमेटा को कर देता है क्लोज अपने वाटर को बचाने के लिए। अभी स्टोमेटा क्लोज हो गए तो मुझे ये बताए कार्बन डाइऑक्साइड आएगा अंदर। आप कहेंगे नहीं सर कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं आएगा क्योंकि वो तो एयर से आता है, और स्टोमेटा को क्लोज कर दिया गया है तो ये एयर से कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं आएगा। लेकिन लीफ के अंदर एक तो प्रोसेस हो रहा है ना, कौन सा प्रोसेस, आप कहेंगे सर लाइट रिएक्शन चल रहा है, क्योंकि लाइट रिएक्शन गोइंग ऑन
ठीक है। डार्क रिएक्शन तो स्टॉप हो गया क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए डार्क रिएक्शन में, लेकिन लाइट रिएक्शन तो चल रहा है ना। और लाइट रिएक्शन को याद करने की कोशिश करें। लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा था, वाटर की फोटोलाइसिस हो रही थी, तो क्या बन रहा था, ऑक्सीजन बन रहा था। अभी जैसे ही स्टोमेटा बंद हो गए वाटर को बचाने के लिए, तो लाइट रिएक्शन इज गोइंग ऑन इन द लीव्स, और लीव्स में लाइट रिएक्शन हो रहा है, तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन। और अभी अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई 50 पार्ट्स पर मिलियन से ज़्यादा हो गई, कितनी, 50 पार्ट्स पर मिलियन से ज़्यादा अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हो गई, तो अभी रूबिस को पता है क्या करेगा, वो रूबिस को एक गलत काम करेगा यहाँ पे। वो ये है कि ये ऑक्सीजन को, समझेगा कॉन्सेप्ट, रूबिस को क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन है उसको राइबुलोज बिसफॉस्फेट के साथ मिला देगा, और मिलाने के बाद, समझिएगा कॉन्सेप्ट को, मिलाने के बाद दे विल बी फॉर्मिंग 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, और साथ में बनाएगा ग्लाइकोलेट। क्या बनाएगा, ग्लाइकोलेट। तो अगर गौर से देखेंगे तो ये जो राइबुलोज है वो कितने कार्बन पे मुश्तमिल है, 5 कार्बन पे। वहाँ पे क्या हो रहा था लाइट रिएक्शन में, सॉरी डार्क रिएक्शन में 5 कार्बन, और छठा कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड से आ रहा था। अनस्टेबल 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बन रहा था जो बीच में से टूट रहा था, और 3 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल बना जिसका फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। लेकिन यहाँ पे राइबुलोज बिसफॉस्फेट टूट रहा है किसकी मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को। और ये टूटेगा 3 कार्बन वाले फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड और 2 कार्बन वाले ग्लाइकोलेट के अंदर। ये जो ग्लाइकोलेट है ये थोड़ा सा टॉक्सिक कंडीशंस रखता है, तो ये ग्लाइकोलेट जाएगा एक और ऑर्गेनल के पास। अच्छा, ये रिएक्शन हुआ है क्लोरोप्लास्ट में, तो ये ग्लाइकोलेट जाएगा एक और ऑर्गेनल के पास जिसका नाम है पेरोक्सीसोम्स। क्या नाम है, पेरोक्सीसोम्स। और वहाँ पे ये जो ग्लाइकोलेट है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लाइसिन, और ग्लाइसिन क्या है, एक अमाइनो एसिड, और फिर ये ग्लाइसिन जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में द ग्लाइसिन विल बी कन्वर्टेड इनटू अनदर मॉलिक्यूल दैट इज द सीरीन, और ऐसे लास्ट में बनेगा सीरीन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड। और ये रिएक्शन को अगर आप देखेंगे तो ये कुछ भी नहीं है, ये वेस्टफुल प्रोसेस हो रहा है और कुछ भी नहीं। तो इसी वजह से फोटो रिस्पायरेशन को वेस्टफुल प्रोसेस कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं बन रही बल्कि बिला वजह की एनर्जी यूज़ हो रही है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, यहाँ तक जो ग्लाइकोलेट बन गया, ये होगा क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। और ये होगा पेरोक्सीसोम्स में, ग्लाइकोलेट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लाइसिन, और आगे एक और ऑर्गेनल यूज होगा दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। तो कहने का मतलब ये प्रोसेस क्यों होता है, जब के कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो जाती है और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तो इसी वजह से रिएक्शन होता है फोटो रिस्पायरेशन, जो कि एरोबिक रिस्पायरेशन के जैसा लगता है, लेकिन कोई भी एनर्जी यहाँ पे यूज़ नहीं होती। ऑक्सीजन तो यूज़ हो रहा है, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन यूज़ कर रहा है, रूबिस को क्या कर रहा है, बोलो बिसफॉस्फेट को 5 कार्बन वाली शुगर को मिला रहा है ऑक्सीजन के साथ, लेकिन साथ में कोई भी ऐसे देखे कोई भी एनर्जी वगैरह नहीं बन रही। तो इसी वजह से इसको वेस्टफुल प्रोसेस कहा जाता है, दैट इज फोटो रिस्पायरेशन। बुक में से रीड करके आपको समझाता हूँ, और इसके अल्टरनेटिव मैकेनिज्म्स भी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीर के साथ एक और चीज़ आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखें, ये जो फोटो रिस्पायरेशन है इसमें कितने ऑर्गेनल इन्वॉल्व होते हैं और कौन कौन से ऑर्गेनल, मैं आपको इनका कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जैसे कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि जो पहला प्रोसेस हो रहा है दैट विल बी अकरिंग इन क्लोरोप्लास्ट, ये मैं बनाने लगा हूँ यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेंगे क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलाकोइड्स, ये जो ग्रेना है वो, और साथ में आपको मिलेगा फ्लूइड्स, जैसे आप नाम देंगे स्ट्रोमा। सो ये हमारे पास एक ऑर्गेनल बन गया, ऑर्गेनल का नाम क्या है, दैट इज़ दी क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में फोटो रिस्पायरेशन का एक प्रोसेस होगा जिसमें क्या बनेगा, जिसमें ये बनेगा कि जो ऑक्सीजन होगी वो राइबुलोज बिसफॉस्फेट के साथ फिक्स कर देगा, कौन, रूबिस को, और यहाँ से बनेंगे, एक बनेगा 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड और दूसरा बनेगा ग्लाइकोलेट। क्या बनेगा, ग्लाइकोलेट बनेगा, और 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड बनेगा और ग्लाइकोलेट बनेगा, ठीक है। 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड जो है वो 3 कार्बन पे मुश्तमिल है और ग्लाइकोलेट 2 कार्बन पे मुश्तमिल। अच्छा, ये इसको कैटलाइज कौन कर रहा है, इट इज़ कैटलाइज्ड बाय रूबिस्को। कौन सा एंजाइम कर रहा है कैटलाइज, इसको रूबिस्को कर रहा है, ऑक्सीजन और राइबोलोज बिसफॉस्फेट को मिला के ग्लाइकोलेट, और ये बन रहा है, ठीक है। अभी जो ग्लाइकोलेट है दैट विल बी मूविंग इनटू अनदर ऑर्गेनल, और ये जो ऑर्गेनल है इस ऑर्गेनल का नाम है पेरोक्सीसोम। इस ऑर्गेनल का नाम क्या है, पेरोक्सीसोम। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, this is another organelle that is termed as peroxisomes। peroxisomes में क्या होगा, जो ग्लाइकोलेट है, क्या है, ग्लाइकोलेट, ये ग्लाइकोलेट कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अनदर मॉलिक्यूल दैट विल बी टर्म्ड एज ग्लाइसिन। और ये ग्लाइसिन क्या है, ये ग्लाइसिन एक अमाइनो एसिड है, आप जानते हैं ग्लाइसिन को, और मैंने आपको समझाया हुआ, ग्लाइसिन इज एन
अमाइनो एसिड, ठीक है। तो ये यहाँ पे पेरोक्सिसोम में किसने कन्वर्ट किया, ग्लाइकोलेट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोलेट कन्वर्ट इनटू ग्लाइसिन बाय एन एंजाइम टर्म्ड एज ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। कुछ याद आया? ये एंजाइम मैंने आपको समझाया था जब हम पेरोक्सिसोम्स पढ़ रहे थे, वहाँ पे 3 लाइनें मैंने छोड़ी थी, मैं बुक में रीडिंग के वक्त आपको समझा दूंगा ये। तो वो 3 लाइनें जो थी वहाँ पे ये लिखा गया था कि ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज भी होता है एक एंजाइम पेरोक्सिसोम के अंदर, केटालेस और पेरोक्सीडेज के साथ साथ एक और एंजाइम होता है जिसका नाम होता है ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज, जो कि क्या करता है, ग्लाइकोलेट को कन्वर्ट करता है ग्लाइसिन के अंदर। तो यहाँ पे देखिए यही बताया गया कि ग्लाइकोलेट जो बना था क्लोरोप्लास्ट के अंदर, दैट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू ग्लाइसिन विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। अभी ये जो ग्लाइसिन बना ये एक अमाइनो एसिड है, दिस ग्लाइसिन विल बी मूविंग टूवर्ड्स अनदर ऑर्गेनल, और इस ऑर्गेनल को आप जानते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल, दिस ऑर्गेनल इज टर्म्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये जो ग्लाइसिन बना है, दिस ग्लाइसिन, ठीक है, ये एक ग्लाइसिन बन गया, ठीक है। कितने कार्बन पे मुश्तमिल है ग्लाइसिन, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। तो आप कहेंगे सर ग्लाइसिन इज कंपोज ऑफ 2 कार्बन, ऐसे ना, 2 ही कार्बन है। तो ग्लाइसिन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, और माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइसिन विल बी कन्वर्टेड इनटू अनदर अमाइनो एसिड दैट इज टर्म्ड एज सीरीन। फिर आप यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको सर ग्लाइसिन तो 2 कार्बन पे मुश्तमिल है, ठीक है, सीरीन तो 3 कार्बन पे मुश्तमिल है, ये तीसरा कार्बन कहाँ से आया सर? तो आपको बताता चलूँ मैं कि तीसरा कार्बन नहीं, बल्कि ये साइकिल एक और मरतबा ग्लाइकोलेट बनेगा तो 2 ग्लाइसिन आएंगे, ठीक है, 2 ग्लाइसिन आएंगे, और आपको पता है 2 ग्लाइसिन आएंगे तो 2 ग्लाइसिन में से एक सीरीन बनेगा 3 कार्बन का मॉलिक्यूल, और एक बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। फिर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है और ये जो सीरीन बने हैं, समझिएगा कॉन्सेप्ट, ये जो सीरीन बना, ये कार्बन डाइऑक्साइड बना है, अगेन दीज विल बी ट्रेवलिंग डाउन टूवर्ड्स, दोबारा ये किस में जाएंगे, ये जाएंगे क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, दोबारा ये क्लोरोप्लास्ट में जाएंगे। लेकिन यहाँ पे 3 ऑर्गेनल इन्वॉल्व है, ये पूरा प्रोसेस फोटो रिस्पायरेशन है, कहीं पे भी एटीपी का जिक्र आ रहा है भाई, कहीं पे भी एटीपी का जिक्र आ रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने के लिए ये पूरा प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे देखे ये, अच्छा यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है, लास्ट में क्या हो रहा था, आप मुझे ये बताएं, जब हम डार्क रिएक्शन पढ़ रहे थे तो डार्क रिएक्शन में लास्ट में क्या हो रहा था? आप कहेंगे सर डार्क रिएक्शन का लास्ट प्रोसेस था डेट थर्ड प्रोसेस रीजनरेशन, भाई किसकी रीजनरेशन? आप कहेंगे सर रीजनरेशन ऑफ राइबोलोज बिसफॉस्फेट। ये जो राइबोलोज बिसफॉस्फेट है वो लास्ट में दोबारा बन जाता है, इसका मतलब राइबोलोज बिसफॉस्फेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अहमियत रखता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका राइबोलोज बिसफॉस्फेट टूट रहा है, सही ना, रीजनरेट नहीं हो रहा। गौर से देखें, ये टूटता जा रहा है एक केमिकल में से दूसरे केमिकल, क्या इसको एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी? बिल्कुल रिक्वायर्ड होगी एनर्जी, लेकिन एनर्जी यहाँ पे कहीं पे बन रही है, नहीं बन रही एनर्जी, लेकिन राइबोलोज टूट रहा है, जिसकी वजह से आपको पता है यील्ड जो होती है ना, हमारी पैदावार जो होती है ना फील्ड्स की, क्रॉप्स की, वो यील्ड 25% रिड्यूस हो जाती है। जिस प्लांट के अंदर फोटो रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है ना, उसकी यील्ड 25% तक कम हो जाती है। इसका मतलब ये वेस्टफुल प्रोसेस है फोटो रिस्पायरेशन। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, यहाँ पे कोई भी एनर्जी नहीं बनता, बल्कि एनर्जी के बिना यहाँ पे जस्ट ओनली ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है, ग्लाइकोलेट या फॉस्फोग्लाइकोलेट बन रहा है, वो आगे जाके टूट रहा है, क्योंकि ये टॉक्सिक कंपाउंड है, विल बी काजिंग द प्रॉब्लम इन प्लांट सेल। सो वो एक ऑर्गेनल में से जाता है दूसरे में, फिर दूसरे में से तीसरे में जाके वो सीरीन में कन्वर्ट। सीरीन क्या होता है? इट्स एन अमाइनो एसिड कंटेनिंग 3 कार्बन, और ये सीरीन आगे जाके अगेन क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाएगा, और अगेन ये सेम रिएक्शन करते, मतलब कि डिफरेंट कंपाउंड्स बनाएंगे। लेकिन यहाँ से फायदा क्या आ रहा है आपको? कोई एनर्जी बन रहा है? नहीं बन रहा। लेकिन ये जो मूवमेंट हो रही है मॉलिक्यूल्स की, इतने सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, क्या लगता है मेटाबॉलिक एनर्जी यूज होगी? एटीपी बिल्कुल यूज होगी। लेकिन हमें हमारे पास बन क्या रहा है? कुछ भी नहीं बन रहा भाई। तो इसे कहा जाता है फोटो रीस्पायरेशन। अच्छा कब होता है ये? होता कब है फोटो रीस्पायरेशन? तो ये अक्कर होता है इन वार्म एंड हॉट डेज। जब गर्म दिन होते हैं, वार्म डेज होते हैं, मतलब कि टेम्परेचर जो होता है, जब टेम्परेचर एक्सीड कर जाता है 40 डिग्री से ऊपर, तब प्लांट के अंदर फोटो रिस्पायरेशन होता है। क्यों होता है ये बात याद रखिएगा, ताकि अच्छा क्यों होता है? क्योंकि स्टोमेटा जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? स्टोमेटा हो जाते हैं क्लोज। क्यों क्लोज होते हैं? ताकि प्रिवेंट कर सके वाटर लॉस। किसके लिए? प्रिवेंट वाटर लॉस। ये जो वाटर लॉस हुआ उससे बचाने के लिए स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। और स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं तो लाइट रिएक्शन तो हो रहा है ना, तो मतलब कि स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो नो कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री। कार्बन डाइऑक्साइड की कोई एंट्री होगी अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री नहीं होगी। लेकिन लाइट रिएक्शन चल रहा है भाई,
लेकिन लाइट रिएक्शन चल रहा है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री नहीं हो रही और लाइट रिएक्शन चल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन जो होगा वो अक्यूमुलेट हो जाएगा। और जैसे ही ऑक्सीजन अक्यूमुलेट हो जाएगा तो ऑक्सीजन जो होता है उसको राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ मिला दिया जाता है। कौन मिलाएगा? अगेन दोबारा बता रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट, रुबिस्को की एक्टिव साइड ऐसे होती है कि वो ऑक्सीजन को भी फिक्स कर सकती है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी फिक्स कर सकती है। अगर रुबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा तो 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड बनेगा और ये रिएक्शन आगे चलेगा, डार्क रिएक्शन होगा, लास्ट में जाके ग्लूकोज बनेगा, ऐसे ना। लेकिन अगर ये ऑक्सीजन को फिक्स करेगा तो ये टूट जाएगा 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड के एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन कंटेनिंग, और दूसरा अगेन ग्लाइकोलेट के अंदर फॉस्फोग्लाइकोलेट जिसे कहा जाता है 2 कार्बन में मुश्तमिल। ये थोड़ा सा टॉक्सिक है तो ये दोबारा ये साइकिल मैंने जो बताया उसमें ये मूव करेगा। तो इसी वजह से होता है, हम ऐसा कह सकते हैं कि फोटो रिस्पायरेशन। अच्छा, फोटो रिस्पायरेशन का जो एंजाइम होता है ना उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बुक में बताई गई है, मैं रीड करके आपको समझाता हूँ। रीडिंग लाजमी सुनिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सपोज एंजाइम है और ये एंजाइम क्या करता है राइबोलोज बिसफॉस्फेट को, अच्छा एंजाइम का नाम क्या है? रुबिस्को। ये रुबिस्को एंजाइम है, ये क्या करता है? राइबोलोज बिसफॉस्फेट को ऑक्सीजन के साथ भी मिला देता है, ऑक्सीजन के लिए भी इसकी एक्टिव साइट होती है, ठीक है। और सेम एक्टिव साइट इज आल्सो फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जब न्यूली अर्थ बना था और इवोल्यूशन हो रही थी तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी जब न्यूली अर्थ बना था। तो इस रुबिस्को ने क्या किया, अपने आप को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ अटैच करना शुरू कर दिया। लेकिन हज़ारों सालों के बाद, लाखों सालों के बाद जब अर्थ के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गई और ऑक्सीजन ज़्यादा हो गई तो ये एंजाइम ऑक्सीजन को फिक्स करना इसने स्टार्ट कर दिया इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन में। तो अभी जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहा था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि फिर वो ग्लूकोज वगैरह बन रहा था। लेकिन अभी और जैसे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बड़ी अर्थ के ऊपर अभी कितनी है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 0.03%। तो अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो अभी इसकी एफिनिटी है वो ऑक्सीजन की तरफ है, तो इसी वजह से ये ऑक्सीजन के साथ फिक्स हो जाता है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट को फिक्स करता है और ये वाले प्रोसेस हो जाते हैं। तो इसी वजह से इसको फोटो रिस्पायरेशन कहा जाता है। बुक में इनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बताई गई है, मैं आपको रीड करके अच्छे से समझाता हूँ। इनसे बचने के लिए प्लांट क्या करता है ये वाले मैकेनिज्म भी समझते हैं। फोटो रिस्पायरेशन को रीड कर लेते हैं। समटाइम्स प्लांट ऑक्सीडाइज शुगर इन क्लोरोप्लास्ट ड्यूरिंग डे टाइम विदाउट प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी और एटीपी कॉल्ड फोटो रिस्पायरेशन। दिन के वक्त ही वो जो प्लांट है क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऑक्सीडाइज कर देते हैं शुगर को, ठीक है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज एंड ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड लाइक एरोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है। एरोबिक रिस्पायरेशन में भी ऑक्सीजन यूज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है, लाइट की मौजूदगी में तो कह रहे हैं फोटो रिस्पायरेशन। इट मीन्स दैट द फोटो रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस इन विच रुबिस्को परफॉर्म ऑक्सीजनेशन इंस्टेड ऑफ कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। होना क्या चाहिए? कार्बोक्सिलेशन होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजनेशन हो रहा है, ठीक है। ड्यूरिंग फोटो रिस्पायरेशन राइबोलोज बिसफॉस्फेट रिएक्ट विद ऑक्सीजन प्रोड्यूस 1 molecule ऑफ 3-फॉस्फोग्लाइसरेट 3 कार्बन कंटेनिंग एंड 1 molecule ऑफ ग्लाइकोलेट 2 कार्बन कंटेनिंग। तो यहाँ पे इक्वेशन को देख ले, राइबोलोज ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है, रुबिस्को की मौजूदगी में ग्लाइकोलेट और 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड बना रहा है, ठीक है। द ग्लाइकोलेट प्रोड्यूस ड्यूरिंग ऑक्सीजनेशन दिस प्रोसेस डिफ्यूज इनटू द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नोन एज पेरोक्सिसोम। वो क्लोरोप्लास्ट से निकल के पेरोक्सिसोम में जाएगा वेयर द ग्लाइकोलेट इज कन्वर्टेड इनटू एन अमीनो एसिड कॉल्ड ग्लाइसिन थ्रू अ सीरीज ऑफ रिएक्शन। फिर ये ग्लाइकोलेट पेरोक्सिसोम में ग्लाइसिन में कन्वर्ट होगा। इस इक्वेशन को देखें, द ग्लाइसिन rapidly diffuses into the mitochondria where 2 glycine molecules are converted into another amino acid serine and molecule of carbon dioxide is also formed। अगर गौर से देखेंगे ये इक्वेशन तो ये आपको इक्वेशन मिलेगी क्लोरोप्लास्ट में, ये और ये पेरोक्सिसोम, ये माइटोकॉन्ड्रिया में 2 ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल एक सीरीन और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहे हैं। तस्वीर के अंदर मैं आपको समझाता हूँ इस चीज़ को। यहाँ पे ये तस्वीर जो बताई गई है इस तस्वीर के हिसाब से तो ये राइबोलोज बिसफॉस्फेट है, कार्बन नंबर 1 पे भी फॉस्फेट है ग्रुप, कार्बन नंबर 5 पे भी। ये रुबिस्को क्या कर रहा है, इसको कन्वर्ट कर रहा है एक ग्लाइकोलेट में 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड एंड फॉस्फोग्लाइसरेट होगा। अच्छा ये गलत है, यहाँ पे इसको ग्लाइकोलेट को ग्लाइसरेट करे, ग्लाइसरिक एसिड है, ठीक है। ये थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई बुक वालों से। 3 कार्बन कंटेनिंग होता है 3-फॉस्फोग्लाइसरेट। फिर ये ग्लाइकोलेट जाएगा पेरोक्सिसोम में, ग्लाइसिन में कन्वर्ट होगा। फिर 2 ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगे और वो 2 ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल सीरीन में कन्वर्ट होंगे। फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और ये दोबारा फिर ये साइकिल चलता रहेगा। सो दैट इज टर्म्ड एज द फोटो रिस्पायरेशन। सिंपली क्या हो रहा है, राइबोलोज टूट रहा है, लेकिन वहाँ पे C3 साइकिल में क्या हो रहा था, वहाँ पे वो बन रहा था दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बोक्सिलेशन करने के बाद। हाउ डिसएडवांटेजेस प्रोसेस ऑफ फोटो रिस्पायरेशन इवॉल्व। कितना डिसएडवांटेजेस है ये। फोटो रिस्पायरेशन इज कंसिडर्ड एज वेस्टफुल प्रोसेस, मैंने लेक्चर में बताया है, बिकॉज ड्यूरिंग फोटो रिस्पायरेशन एनर्जी इज नॉट इवॉल्व्ड। एटीपी एंड NADPH2 डू नॉट सिंथेसाइज ऑन कंट्ररी एटीपी एंड NADPH2 प्रोड्यूस ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन आल्सो कंज्यूम्ड।
बनता तो नहीं है एटीपी और एनएडीपी H2 उस जगह पे ये यूज हो रहा है, तो ये वेस्टफुल प्रोसेस है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इंस्टेड ऑफ इट्स फिक्सेशन इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स बनेगा तो फिर वो यील्ड बढ़ेगी ना, तो यहाँ पे तो ऑक्सीजनेशन हो रही है तो यील्ड भी नहीं बनेगी। सो द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज आल्सो रिड्यूस अप टू 25% ड्यू टू फोटो रिस्पायरेशन। उनकी यील्ड और ग्रोथ कम हो जाती है, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। Apparently, photorespiration reduces the photosynthetic process. It is thought that the photorespiration is not essential for plant. It is also observed that if photorespiration is inhibited chemically, अगर आप उसको रोक दे, the plant can grow. So question arise here that why does photorespiration evolve and exist? अगर photorespiration को आप रोक देंगे तो फिर भी प्लांट ग्रो करेंगे, कोई मसला नहीं है, ग्रोथ में तो इसका रोल ही नहीं, तो फिर ये क्यों इवॉल्व हुआ, ये प्रोसेस हमें देखना है। वी कैन आंसर दिस क्वेश्चन इन अ वे दैट रुबिस्को हैड इवॉल्वड टू बाइंड बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एट इट्स एक्टिव साइट, क्योंकि रुबिस्को के पास एबिलिटी है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाइंड कर सकता है और ऑक्सीजन को भी। इन दिस बिगिनिंग इट वाज नॉट प्रॉब्लम, शुरू में तो कोई मसला नहीं था क्योंकि ऑक्सीजन कम था, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा था, लेकिन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट में कम हो गया और ऑक्सीजन ज्यादा हो गया तो फिर ये मसला होना शुरू हो गया। So in the beginning it was not a problem because of oxygen was very low in atmosphere at that time. It could not compete with carbon dioxide. Only carbon dioxide binding side of Rubisco remained active. This problem starts to occur when oxygen quantity increased in atmosphere. मैंने ऑलरेडी आपको बताया था इसके बारे में। टेम्परेचर ऑन फोटो रिस्पायरेशन, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है लेक्चर के स्टार्ट में बताया था। ऑन हॉट एंड ड्राई डे मोस्ट ऑफ द प्लांट क्लोज देयर स्टोमेटा टू कंजर्व देयर वाटर, ठीक है, वाटर को कंजर्व करने के लिए वो स्टोमेटा को बंद कर देते हैं। दिस रिस्पॉन्स आल्सो रिड्यूस फोटोसिंथेटिक यील्ड बाय लिमिटिंग एक्सेस टू कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेटिक यील्ड भी कम हो जाती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं जाएगा, स्टोमेटा बंद है। When stomata close, carbon dioxide concentration decreases in the air space of leaves while light reaction continue which continuously produce oxygen which remains inside air spaces of leaves due to closure of stomata. ऑक्सीजन भी बाहर नहीं आएगा लाइट रिएक्शन में जो कंटिन्यूसली बन रहा है। इन दिस कंडीशन concentration of carbon dioxide decreases and oxygen increases in the air spaces of leaves. This condition favors the oxygenation of rubisco ultimately to photorespiration. ऑक्सीजन बढ़ जाएगा एयर स्पेसिस ऑफ लीव्स में तो वो रुबिस्को के साथ बाइंड हो जाएगा और प्रोसेस हो जाएगा फोटो रिस्पायरेशन।